ये है बांग्लादेश। इंडिया और म्यांमार के बीच मौजूद एक ऐसा कंट्री जिसकी तारीख और ज्योग्राफी दोनों ही बहुत यूनिक और खास हैं। आजकल हर तरफ बांग्लादेश का चर्चा है और इसकी वजह वहाँ पर हाल ही में होने वाली बहुत सी पॉलिटिकल चेंजेस हैं। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बांग्लादेश का असल चर्चा जिस चीज की वजह से होना चाहिए वो उसकी ज्योग्राफी है। अगर मैं ये कहूँ कि बांग्लादेश दुनिया के उन चंद कंट्रीज में आता है जिन्हें कुदरत की तरफ से एक लिटरली ब्लेस्ड ज्योग्राफी मिली है तो गलत नहीं होगा। लेकिन यही ज्योग्राफी जहां बांग्लादेश को बहुत खास बनाती है वहीं उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। बांग्लादेश की लोकेशन उसे जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना और इंडिया के बीच पावर स्ट्रगल को बैलेंस करने वाला मेन प्लेयर बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश के पास दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन है क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र साउथ एशिया के दो बड़े दरिया आकर मिलते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाते हैं और यही दरिया फिर आगे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं। बांग्लादेश के पास दुनिया का सबसे लंबा अनइंटरप्टेड बीच भी है जिसे कॉक्स बाजार बीच कहते हैं। इन दरियाओं के साथ आने वाले मिनरल्स की वजह से यहाँ की मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल जमीन 700 से भी ज्यादा दरिया और समुद्र को एक्सेस, यही वो चीजें थी जिसकी वजह से बंगाल का ये सारा एरिया हमेशा से इंडिया का सबसे अमीर सूबा रहा है। यूरोपियंस के यहाँ आने से पहले 15वीं सदी तक बंगाल सिल्क, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर थी और एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला 80% रॉ सिल्क बंगाल से ही सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाता था। 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज एक्सप्लोरर पहली बार यहाँ आए तो यहाँ की खुशहाली देखकर वो दंग रह गए। यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्री, आर्ट, एग्रीकल्चर, इतने रिसोर्सेज और इंडस्ट्री तो उस वक्त यूरोप में भी कहीं नहीं थी। पोर्चुगीज भाग गए थे कि उन्होंने सोने की चिड़िया डिस्कवर कर ली है। इसीलिए फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोis बर्नियर ने लिखा था कि 17th सेंचुरी का बंगाल अपनी पीक टाइम के इजिप्ट से भी ज्यादा खुशहाल था। अब ये वो टाइम था जब पोर्चुगीज एम्पायर पूरी दुनिया के समुद्रों में अपने एक्सप्लोरर्स भेजकर ट्रेड रूट्स और नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर कर रही थी। उस वक्त यूरोप का एशिया और मिडिल ईस्ट से सारा ट्रेड ये सिल्क रूट के जरिए होता था जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। पोर्चुगीज एम्पायर चाहती थी कि वो समुद्र के जरिए किसी तरह डायरेक्टली एशिया तक पहुंच सके, उसे बीच में ऑटोमन एम्पायर से डील ना करनी पड़े और वो एशियन मार्केट से डायरेक्टली सस्ते दाम में माल उठाए और यूरोप लाकर बेचे। इसी कोशिश में जुलाई 1497 में पोर्चुगीज एम्पायर ने एक्सप्लोरर वास्को डी गामा को 170 लोगों के साथ 4 शिप्स पर इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर करने भेजा। 10 महीने के खतरनाक सफर के बाद जिसमें कई बार इन्हें समुद्री तूफान का सामना भी करना पड़ा, ये लोग आखिर मई 1498 में मालाबार कोस्ट पर पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। सारी यूरोपियन दुनिया को अब पता चल चुका था कि इंडिया तक समुद्र के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। इसके बाद 1517 में एक पोर्चुगीज बिजनेसमैन यूरोपियन एक्सप्लोरर से तारीफ सुनता हुआ इधर बंगाल पहुंचा। बंगाल की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने यहाँ की खबर इधर गोवा में मौजूद अपने पोर्चुगीज कमांडर को दी। उस वक्त बंगाल मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। पोर्चुगीज एम्पायर ने 1528 में मुगल बादशाह शाहजहां से लाइसेंस लेकर इधर चिटागोंग, जिसे अब चट्टोग्राम कहते हैं, यहाँ से ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ही अरसे में पोर्चुगीज एम्पायर ने बंगाल पर अपना असर और कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी जिनको वेयर हाउसेस के तौर पर यूज किया जाने लगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पोर्चुगीज एम्पायर ने यहाँ पर गरीब हिंदू और मुस्लिम फैमिली से छोटे छोटे बच्चों को खरीद कर गुलाम बनाना शुरू किया और उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट किया जाने लगा।